नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां बात होती है आप दर्शकों की, आपके इक्विटी से जुड़े तमाम सवाल, आपके स्टॉक से जुड़ी तमाम क्वेरीज हम लेते हैं। शो में एक बड़ा हिस्सा इसी से जुड़ा होता है जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको भरोसेमंद सलाह देते हैं। इसके अलावा आपको शो के पैटर्न के बारे में बता दूं, आज के बाजार के हिसाब से हम करवाते हैं कल के बाजार की आपकी विशेष तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, वो आपको बाजार पर एक खास रणनीति बनाने की सलाह भी देते हैं। किन लेवल्स पर निगाह रखनी है ये भी आपके सामने हम रखते हैं। इसके अलावा कल आने वाले वक्त में आखिर कौन से कमाई ट्रिगर्स हो सकते हैं और इसके साथ ही कमाई का एक वीआईपी सेगमेंट होता है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन शो में चूंकि सवालों का सिलसिला हम रखते हैं तो आपको सवाल भेजना है तो बड़ा आसान सा तरीका है। व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, जब भी सवाल भेजिए अपना और अपने शहर का नाम मेंशन कीजिए। सोशल मीडिया पे हैं आप तो ट्विटर और फेसबुक पर #KKT स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए और आपके सवालों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आज के शो में कौन से खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं परिचय करा दूं। हमारे साथ विवेक करवा होंगे वृद्धि इन्वेस्टमेंट से, राहुल घोष होंगे फाउंडर और CEO हेज से। तो आज ये दोनों खास एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से करनी है तैयारी। उससे पहले चलिए जरा बाजार पर निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार जो है वो रफ्तार तो भरता हुआ सुबह के सेशन में नजर आया, लेकिन बाजार बंद होते होते गिरावट यहां पर नजर आई। और बाजार में अगर हम देखें निफ्टी को तो 18,634 के लेवल पर निफ्टी बंद हुआ। ऊपरी स्तरों से गिरावट का असर जो है वो निफ्टी में साफ तौर पर नजर आया। इसके अलावा बात करें अगर हम रियल्टी, IT और ऑटो शेयर जो थे वहां पर जो है वो कमजोरी नजर आई। निफ्टी बैंक को देखिए 43,995 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी जो था वो 91 अंक गिरा था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रियल्टी, IT और ऑटो शेयरों में कमजोरी नजर आई। तेजी वाले स्टॉक्स NTPC, JSW स्टील, ONGC और पावर ग्रिड रहे। निफ्टी में कहां पर दबाव नजर आया वो जरा देख लीजिए। तो दबाव जो है वो 2 से 3.5% तक का नजर आया, जिसमें ग्रासिम, कोटक बैंक, सन फार्मा और टाटा कंज्यूमर कमजोरी वाले स्टॉक्स रहे। अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक में आखिर कहां तेजी नजर आई। निफ्टी बैंक में तेजी वाले जो शेयर रहे वो फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक रहे। यहां पर अच्छा कारोबार होता हुआ नजर आया। और दबाव किन पर नजर आया? दबाव 1.5 से लगभग 2.25% का था। और यह दबाव था कोटक बैंक में, IDFC फर्स्ट बैंक में, बंधन बैंक और एक्सिस बैंक में। निफ्टी बैंक में दबाव वाले शेयर रहे। अब बात कर लेते हैं कि कमजोरी वाले सेक्टर कौन से रहे निफ्टी में। निफ्टी बैंक, ऑटो, IT और FMCG आधा से 1.25% की कमजोरी इन सेक्टर में देखी गई। अब यहां पर कौन से सेक्टर रहे जो कि बेहतर परफॉर्म करते रहे? उनमें 52 हफ्ते की ऊंचाई पर NTPC नजर आया, बजाज ऑटो नजर आया, हीरो मोटो भी 52 वीक्स हाई यहां पर नजर आया। अब बाजार की बात तो हो गई, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि यहां से बाजार को कैसे देखें। विवेक, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास चर्चा में। घोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। विवेक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तेजी नजर आई, पिछले दिनों थोड़ा वॉलेटाइल रहा मार्केट। आज जो है एक अलग तरह का मोमेंटम हमें शुरुआती सेशंस में नजर आया, लेकिन बाजार बंद होते होते गिरावट नजर आई। रीड कैसे किया जाए इन सारे फैक्टर्स को? देखिए, बाजार क्या है कि एक तरीके से थोड़ा सा ओवर हीटेड होके रखा था, क्योंकि जो पिछले इस हफ्ते और पिछले हफ्ते देखा था हमने, एक बाइंग रैली आ रही थी और उसके अलावा जो FIIs है वो भी इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए थे। लेकिन एक बाजार में बहुत बड़ा रिस्क अभी भी जो चल रहा है वो है मॉनसून फैक्टर। तो मॉनसून आज IMD का ये आया है कि मॉनसून फाइनली केरला में आ गया, एंटर हो चुका है। लेकिन दिक्कत ये है कि एक तो इतना लेट एंटर किया है, उसका इफेक्ट अब हमको वेट करके देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आगे चल के ये सिचुएशन मतलब बारिश बराबर हो, नॉर्मलाइज हो या नहीं हो, ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि बाजार में एक कॉशियस व्यू है। एक तो रेसिस्टेंस के पास चल रहे थे हम लोग,
और उसके अलावा ये भी था कि अब बारिश का क्या सिचुएशन होगा। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन बाजार इसको वेट करके देखेगा, और उसके बाद में अगर फ्रेश बाइंग आएगी, बारिश अच्छी आती है तो फ्रेश बाइंग रहेगी, नहीं तो एक करेक्शन के लिए हम लोग अभी रेडी है। यहाँ पर एक खास नजरिया विवेक जी देते हुए बाजार पर। और जाहिर सी बात है इन सब के बीच सवाल उठता है कि अब किन लेवल्स पर नजर रखी जाए। घोष जी, आप कैसे देखते हैं मार्केट को फिलहाल? और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसका इंतजार था, मॉनसून जो है उसने दस्तक दे दी है केरला में, लेकिन हालांकि उस तरह का माहौल अभी नहीं बना है। फिर भी इन सारे फैक्टर्स को अगर एक तरफ देखें तो भी बाजार अब यहाँ से कहाँ नजर आ रहा है आपको? नमस्ते और गुड इवनिंग। तो ये जो करेक्शन आया आज, उस पे ज्यादा हमें ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जब तक 18,400 निफ्टी की अगर हम पहले बात करें, तो अगर जब तक 18,400 निफ्टी में होल्ड कर रहा है, ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड की तरफ है। जब भी एक गिरावट आएगा, बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रैटेजी रहता है और कोई चेंज नहीं रहता है। बैंक निफ्टी की आप स्पेसिफिकली बात करें, और ये मैं लास्ट 2-3 हफ्ते से कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी का 44,000 पे जो शॉर्ट स्ट्रैटल्स पोजीशंस बने हुए हैं, जिसका ये मतलब है कि ये प्लेयर्स नहीं एक्सपेक्ट करें कि बैंक निफ्टी 44,000 से ज्यादा दूर जाएगा। उस वो पोजीशन भारी मात्रा में बनाया जा रहा है, और इसके कारण ये हो रहा है कि बैंक निफ्टी भी ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कॉल राइट्स किए जा रहे हैं और पुट्स भी राइट किए जा रहे हैं। तो एक रेंज में हमेशा रह रहा है बैंक निफ्टी। ये कंटिन्यू होगा जब तक कि नहीं 44,550 बैंक निफ्टी में अपसाइड में डिसिसिवली टेकआउट नहीं करता है। आई रिपीट, 44,550 का लेवल है, तब तक कंसोलिडेशन चलता ही रहेगा। सेम निफ्टी के केस में भी 18,400 के नीचे ही ट्रेंड साइडवेज होता है, तब तक बाय ऑन डिप्स है। और 18,600 से 18,700 जो है वो एक कंजेशन जोन है। ये मैंने पहले भी 230 के शो में कहा था कि एक कंजेशन जोन जो एक जस्ट एक स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। ऐसा नहीं कि पूरा ट्रेंड चेंज होके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वो स्पीड ब्रेकर का काम अभी कर रहा है, और ये देखना पड़ेगा कि 18,400 या 500 से जब फिर से बाइंग आता है तो ऑल टाइम हाई टेकआउट करेगा कि नहीं निफ्टी। ठीक है, तो ये एक एक्सपर्ट नजरिया राहुल घोष का बाजार पे, और किन लेवल्स पर जो है जो एक एक्सपर्ट हैं वो नज़र रख रहे हैं, वो भी आपके सामने उन्होंने रखा। चलिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि ये शो आप दर्शकों का शो है, तो सवालों का सिलसिला फटाफट से शुरू करते हैं। राजीव हैं लखनऊ से, और इनका सवाल है पैरादीप फॉस्फेट के इन्होंने 1,000 शेयर लिए हुए हैं, 65 के भाव पर इन्होंने ये शेयर लिया हुआ है, फिलहाल घाटे में चल रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। विवेक, जरा बताएं क्या होगी इनको सलाह। देखिए, जो ये लिस्टिंग हुआ था उसके बाद में स्टॉक में एक रैली आई थी। अब वो रैली, मतलब जो नॉइस था वो हटके अब एक नॉर्मल फेज में ये स्टॉक चल रहा है। देखिए, जो पिछली बार का इसका रिजल्ट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 88% डाउन था स्टॉक का, तो वो एक बड़ा नेगेटिव हुआ है स्टॉक के लिए। और एंड ऑफ द डे देखिए, फर्टिलाइजर कंपनी है, और मुझे लगता है कि अगर मानसून अच्छा आता है तो इसमें एक हलचल देखने को मिलेगी, और मानसून में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो स्टॉक में दिक्कत है, बहुत बड़ा रैली नहीं दिखाएगा ये। तो लगता है 60 एक अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए इसका, फंडामेंटली बोल रहा हूँ, टेक्निकली नहीं बोल रहा हूँ। 60 एक अच्छा लेवल होना चाहिए, जिसको अगर ब्रेक करे ये और मानसून के बाद में, तो ये वापस आपको फिर 65-66 तक ये दिखा सकता है, एक फेयर वैल्यूएशन पे रहेगा। तो बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। स्टॉक कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देख के। तो खास आपको एक्सपर्ट राय मिलती हुई स्टॉक पे बढ़ते हैं आगे। राहुल हैं दिल्ली से, और इनका सवाल है एजीएस ट्रांजैक्ट के इन्होंने 585 शेयर लिए हुए हैं 97 के भाव पे। एक बार फिर मैं नाम ले लूं, एजीएस ट्रांजैक्ट के इन्होंने 585 शेयर लिए हैं 97 के भाव पे, फिलहाल घाटे में हैं। क्या करें राहुल इस स्टॉक में? तो चार्ट का स्ट्रक्चर बेसिकली आप देखें तो इतना बेहतरीन नहीं लग रहा है। सिर्फ एक ही सिल्वर लाइनिंग है, जो कि लास्ट वीक में ये 20 डे ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है। वीकली चार्ट पे अगर आप नोटिस करेंगे, 20 डे ईएमए लास्ट वीक ही क्लोज हुआ है। तो सिर्फ ये एक सिल्वर लाइनिंग है कि बट बहुत वेट करना पड़ेगा इनको, क्योंकि कोई मोमेंटम ही नहीं है अपसाइड की तरफ। हालांकि ये जो मूव हुआ है ऊपर की तरफ थोड़ा वॉल्यूम्स के साथ हुआ है, जब तक नहीं डिसिसिवली 79 क्रॉस कर लेता है
तब तक 97 आने के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। तो बहुत वेट और पेशेंस का काम होगा। आई वुड रादर सजेस्ट कि लॉस बुक करके दूसरे काउंटर्स में जा सकते हैं जहां पे बढ़त की तेजी और ज्यादा हो, ताकि वो लॉस रिकवर करना थोड़ा आसान बन जाए, ना कि इसमें वेट करते रहें जब तक 97 आएगा। और राहुल, एक चीज़ और है, जैसा आपने कहा भी कि कई बार जो स्टॉक हैं वो लंबे समय तक मोमेंटम नहीं दिखाते हैं। एलआईसी के बारे में भी ये चीज़ रही। आईपीओ से जो था वो स्टॉक कितना नीचे जा चुका है ये सबको पता है। उसके बावजूद चूंकि एक एलआईसी पर भरोसा है और बहुत सारे मोमेंटम की लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम आया है। लेकिन जो लोग निवेशित हैं, फिर अब उनके लिए क्या है? क्या मौके हैं आगे? कुछ आपको टारगेट्स दिख रहे हैं अच्छे? अभी तक तो चार्ट्स में ऐसा कुछ नजर नहीं आया है कि, बिकॉज जो मोमेंटम जो आया है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाल ही में थोड़ा सा अपमूव आया था जहां पे स्टॉक 560 से ऑल द वे 620 तक गया, बट फिर से देखिए तब से साइडवेज हो गया है और फिर से बैंड के नीचे आ गया है। तो मोमेंटम फिर से ड्रॉप हो गया है, और ये जो अपमूव आया वो अच्छा वॉल्यूम्स में आया था, तो कह सकते थे कि ये ब्रेकआउट है, बट फिर से फिजल आउट हो गया। और आप नोटिस करेंगे ये एलआईसी में एक ट्रेंड जैसा हो गया है। थोड़ा सा मोमेंटम आता है ऊपर की तरफ, अच्छा वॉल्यूम्स के साथ आता है, और फिर साइडवेज चला जाता है, और फिर हफ्तों तक साइडवेज रहता है। तो अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे तो नहीं आए ऊपर साइड की तरफ। तो जो लोग निवेश किए हुए हैं उनको अभी भी वेट एंड वॉच मोड पे ही निकलना वेट करना पड़ेगा। 690 जो ऑलमोस्ट 13-14% दूर है, उसके बाद ही थोड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट तब तक तो चार्ट्स पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मोमेंटम हाल ही में शुरू हो सकता है। विवेक, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि क्या वाकई वेट करने की ज़रूरत है? और एलआईसी को अगर हम देखें तो जो लोग आईपीओ के लेवल पर निवेशित थे, क्या उन्हें अभी भी बेहतर जो हैं वो टारगेट्स मिल सकते हैं जहां से कम अपना घाटा देख सकते हैं? तो देखिए इसमें एक्चुअली मैं विवेक से था इसी पे। ये सवाल मेरे लिए था। नहीं नहीं, विवेक विवेक। हाँ, ओके। तो देखिए इसका प्रश्न इसका जवाब इनफैक्ट मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। एलआईसी को एक इंश्योरेंस कंपनी के रूप में देखना है और एक होल्डिंग कंपनी, क्योंकि एक इनडायरेक्टली आप समझ लो एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है जिसका इन्वेस्टमेंट्स बाजार में बहुत बड़े तरीके से है। तो स्टॉक आईपीओ के बाद में करेक्शन हुआ, और करेक्शन इसके लिए हुआ क्योंकि जो मेन कोर बिजनेस है उसमें अभी भी डी ग्रोथ है, और जो एलआईसी का मार्केट शेयर है वो जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के पास। एलआईसी अभी भी हाई प्रॉफिट मार्जिन जहां पे रहता है जैसे यूलिप्स वगैरह में उसका फोकस नहीं है, और जब तक कंपनी एकदम रिवाइव कर ले और इन प्रोडक्ट्स में अगर उतरती नहीं है तो ये दिक्कत की बात है आगे चल के भी। तो कोर बिजनेस को आप अगर देखोगे तो रिकवरी बहुत बड़ी आएगी, मुझे नहीं लगता है आएगी। दूसरी चीज जो है ये होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी का इसका इतना बड़ा निवेश है बाजार में, और अगर ओवरऑल बाजार ऊपर जाता भी है, मतलब अगर जाए, तो एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो ऐसे होल्डिंग कंपनी एलआईसी का शेयर प्राइस हो सकता है कि प्रोपोर्शनेटली ऊपर जाए बाजार के साथ। लेकिन हम लोग होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं लॉन्गर टर्म के लिए, हम लोग को चाहिए एक कोर बिजनेस। तो डाउन साइड लिमिटेड है क्योंकि बाजार अच्छा कर रहा है, और जो जो वैल्यू है एयूएम है एलआईसी का वो अच्छा कर रहा है। लेकिन कोर बिजनेस को देखते हुए मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत ही लिमिटेड है। तो हो सकता है कि अगर ऊपर भी जाता है तो 630 650, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाएगा ये। है तो ये एक विश्लेषण बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तमाम दर्शक जो थे उनके बहुत सारी क्वेरीज एलआईसी को लेकर आती रहती हैं, हम कई बार सामने रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये चर्चा इस वक्त ज़रूरी थी क्योंकि थोड़ा एक अपवर्ड ट्रेंड हमें नज़र आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। फूल सिंह हैं उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल है आदित्य बिरला फैशन के इनके पास 999 शेयर हैं, 201 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। राहुल बताएं क्या करना चाहिए इसमें। आदित्य बिरला फैशन अभी तो उनको होल्ड करने की सलाह देंगे। ऑल्दो स्टॉक चार्ट्स पे तो कोई ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, बट ब्रेकडाउन भी नहीं दे रहा है, तो आई वुड सजेस्ट होल्ड करना चाहिए। एक पास वाला स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट अभी बहुत मुश्किल होगा
वो देने के लिए। तो अगर स्टॉक यहाँ से देख रहे हैं कि 2% और के ऊपर बढ़त जाता है, तो फिर से ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि एक चार्ट फॉर्मेशन तब बेहतरीन बनेगा और तब स्टॉप लॉस देना बहुत ईज़ी है। तो मैं सलाह दूँगा, अगर वापस आके एक 2% अप मूव के बाद फिर से ये सवाल कर सके, स्टॉप लॉस देना बेटर रहेगा तब। खास रणनीति आपको यहां पर बनानी होगी और खास सलाह पर फोकस करना होगा। बढ़ते हैं आगे। हनुमान प्रजापति हैं हमारे अगले दर्शक और उनका सवाल है, इरकॉन इंटरनेशनल के 200 शेयर इनके पास हैं, 85 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है, अगले 1 साल के लिए नजरिया चाहते हैं। विवेक बताएं। देखिए, वैल्यूएशन ठीक है अभी भी, और कंपनी एकदम दिग्गज कंपनी है रेलवे स्पेस में, और रेलवे हम लोग देख रहे हैं कि आगे चल के अच्छा ही दिख रहा है। और जो ऑर्डर बुक है कंपनी का, वो भी लगातार इनको ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, तो ओवरऑल होल्ड करना चाहिए। पहले जो एकदम चीप वैल्यूएशन हुआ करता था, ऑफकोर्स आज के दिन चीप नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक 100 रुपए का स्टॉक होना चाहिए आगे चल के। तो 1 साल के लिए डेफिनेटली होल्ड रहेगा। यहां पर आपको खास सलाह मिलती हुई दिनेश हैं अहमदाबाद से, और इनका सवाल हम ले लेते हैं। इनका सवाल है, पावर बैंक के इन्होंने 550 शेयर लिए हुए हैं, 392 के भाव पे होल्ड करें या फिर सेल करें? राहुल बताएं। पावर मेक अपने नाम बताया, राइट? जी, पावर मैक। तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एकदम बेहतरीन है चार्ट का, हायर हाइज हायर लोज एकदम पहले से ऑलमोस्ट 3 महीने से हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। वीकली चार्ट पे भी स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है, कोई भी साइन नहीं है ट्रेंड ब्रेक डाउन के लिए। 20 डे ईएमए अभी भी 3100 के आसपास है, तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हार्ट से नहीं जाना चाहिए। 2970 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उनका बाइंग प्राइस उससे काफी नीचे है, तो 2970 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड पे बने रहना चाहिए इसमें। तो यहां पर बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। हमारे अगले दर्शक हैं उमेश नायकवाड़, और उनका सवाल है, पीएनबी के 500 शेयर इनके पास है, 45 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, आगे होल्ड करना या सेल करना ठीक रहेगा, ये पूछ रहे हैं। बताएं विवेक, क्या करना चाहिए? देखिए, कंपनी आज के दिन पीएसयू ऐसे सेगमेंट आज के दिन उस प्रॉब्लम से चल रहा है, जहाँ पे इनको जो न्यू बिजनेस एक्विजिशन होता है, या फिर जो बिजनेस एक्सपेंशन एक बैंक का होता है, वो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे मेजर मार्केट शेयर जा रहा है प्राइवेट बैंक्स के पास। तो मेरी सलाह यही रहेगी, अगर ये 54 रुपए आ जाए, जो पॉसिबिलिटी है 54 अगर आ जाए, तो इसमें से आपको एक बार निकल के आपको प्राइवेट बैंकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब इन बैंक्स और बाकी तो देखिए देखिए कि बैलेंस शीट वगैरह बहुत काफी सुधरा है, एनपीए लेवल्स आज के दिन लो है, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन जो बाजार में उतर के ऑन द ग्राउंड जो नया बिजनेस एक्वायर करना चाहिए, ये दिक्कत की बात है मोस्ट ऑफ द बैंक्स के लिए, एसबीआई के अलावा। तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी। 54 अगर आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो यहां पर निकलने की सलाह 54 के लेवल पर नजर रखिए, वो आता है तो आप एग्जिट हो जाइए, दूसरे प्राइवेट बैंकों में निवेश करने की आपको सलाह विवेक ने दी है। विवेक, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आज जो है वो एनटीपीसी की चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है, एक मोमेंटम बना हुआ है, यहां से कैसे देखते हैं एनटीपीसी को? क्या लग रहा है कि एक आगे भी एक बेहतर रैली ये दिखा सकता है? आप विश्वास नहीं करोगे, कल एक क्लाइंट कॉल करके पूछा था कि भाई पावर में मैं क्या लूं, मतलब ग्रीन ईवी में मेरे को पार्टिसिपेट करना, हर चीज में गैस में पार्टिसिपेट करना। मैंने बोला एक स्टॉक है, आप लेके अगले 3 साल के लिए भूल जाओ, वो है एनटीपीसी। तो कितना रिटर्न मिल जाएगा, अगला सवाल नेचुरली ये रहता है कोई भी इन्वेस्टर का। मैं बोला एटलीस्ट तो डबल हो ही जाना चाहिए यहाँ से। तो मैं काफी बुलिश हूँ एनटीपीसी पे, वैल्यूएशन भी चीप है, और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी एनटीपीसी लगा रही है। इनफैक्ट आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर उभर के बाहर आ सकता है। तो डेफिनेटली एक बाई रहेगा ये एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, अगले 2 महीने में 3 महीने में 180 का एक बार 160 आ जाए वगैरह, उससे पैनिक नहीं होना है और सवाल भी नहीं पूछना है हमको। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म के लिए आप ले रहे हो तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया कंपनी है, और एक मेजर प्लेयर उभर के आने वाला है आगे। ठीक है, ठीक है। और इसी पे राय ले लेते हैं हम राहुल से भी। राहुल, आपका क्या नजरिया कहता है एनटीपीसी पे?
तो एनटीपीसी अगर आप चार्ट्स में भी देखें एकदम ब्रिलियंट सेटअप है, बहुत अर्जे से हायर हाइज हायर लोज बना रहे हैं। इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे तो और लगभग ऑलमोस्ट 3 साल से हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। डिसिसिवली जब भी 20 डे ईएमए के नीचे जाता है एकदम अच्छे वॉल्यूम्स के साथ वापस आ जाता है और 2-3 दिन से ज्यादा टिकता नहीं है 20 डे ईएमए के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म चार्ट्स तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। मंथली चार्ट पे भी बहुत ही बुलिश कैंडल बन रहा है जो एनगल्फ कर रहा है पिछले मंथली कैंडल को। तो ओवरऑल सिचुएशन इज वेरी बुलिश। ही जो एक्सपर्ट हैं वो एनटीपीसी को लेकर बहुत बुलिश हैं। बेहतर जो है यहाँ पर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। ब्रजेश कुमार हैं और इनका सवाल है, कोरोमंडल इंटरनेशनल के 100 शेयर इनके पास है, 953 के लेवल पर इन्होंने लिया है, शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं। विवेक बताएं। देखिए, कंपनी ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कंपनी ऊपर मतलब स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है क्या, डाउटफुल है। मैक्सिमम 1,000 रुपया लगता है मुझे। और क्योंकि कंपनी वापस फर्टिलाइजर स्पेस में है, मॉनसून पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मॉनसून कोई भी अगर दिक्कतें आती है तो फार्मर साइड में ये मतलब इमीडिएटली तो नहीं होगा, जो होना था हो चुका है, जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन, लेकिन ये अगले साल के लिए फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि 1,000 रुपये आ सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको रखना चाहिए इसको। ठीक है, तो 1,000 रुपये भी आ सकता है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आप रख सकते हैं। और राजेश अहमदाबाद से, और इनका सवाल मैं एक बार बता दूं, CESC के इनके पास 300 शेयर लिए हैं। एक बार फिर से मैं नाम ले लूं, CESC के इनके पास 300 शेयर हैं और 91 रुपये, 91.5 रुपये के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। फिलहाल लॉस में चल रहे हैं। राहुल बताएं, चार्ट देख के क्या इनको एडवाइस होगी आपकी? तो अनफॉर्चुनेटली सीएससी जिन प्राइस पे लिए हैं वो एक लार्जर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है, तो वहीं से प्राइस अगर हम नोटिस करेंगे एक मोमेंटम आए नीचे की साइड की तरफ। अभी तो फिलहाल चार्ट्स अच्छा नहीं लग रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बना रहा है। 20 डे ईएमए के ऊपर वीकली चार्ट पे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है लास्ट 2 महीने से, और ये रेंज का ब्रेकआउट आएगा 74 के ऊपर। अभी 71.5 चल रहा है, 74 के ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है। बट प्रॉब्लम इस स्टॉक में ये है कि 74 पे ऊपर ब्रेकआउट आया भी तो भी 78 पे एक और सप्लाई और एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अभी तो फिलहाल स्टॉक साइडवेज ही चल सकता है, थोड़ा ऊपर की बायस आ सकता है अगर 20 डे ईएमए के ऊपर डिसिसिवली क्लोज हो वीकली चार्ट के ऊपर, बट उनको अनफॉर्चुनेटली वेट करना पड़ेगा काफी समय तक। बिल्कुल बिल्कुल, तो खास रणनीति यहाँ पर आपको बनाने की सलाह मिलती हुई राहुल की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। चंद्रशेखर हैं दिल्ली से और इनका सवाल है, यस बैंक के इनके पास 1,000 शेयर हैं, 15 रुपये से थोड़ा ऊपर के लेवल पे लिया है, होल्ड करें या फिर सेल करें? हालांकि इस स्टॉक को लेकर कई बार चर्चा हम कर चुके हैं, फिर भी विवेक जी क्या कहता है आपका नजरिया? देखिए, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है, ना इसको मैं बाई बोल सकता हूँ, ना इसको मैं सेल बोल सकता हूँ। अब मैं सेल क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि जितना नीचे आना था येस बैंक आ चुका है, और यहाँ से डाउन साइड नहीं लग रहा है, क्योंकि बैंक में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है अभी, और इम्प्रूवमेंट दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर क्वार्टर मतलब। और ऊपर बाई तो बहुत तेजी से दौड़ेगा ये कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसका मार्केट कैप करीबन 48,000 48,000 करोड़ है। और यहाँ से आपको अगर आप मतलब 30-32 रुपए भी चाहो तो आप बात कर रहे हो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ मार्केट कैप का बैंक, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। 3,000 करोड़ इसके पास शेयर्स है, तो अगर जब तक ये 3,000 करोड़ नहीं कमाए तो इसका ईपीएस 1 भी नहीं बनेगा। तो अपसाइड भी लिमिटेड है, हो सकता है कि ये 22-24 तक जाए एट द मोस्ट खींचतान के। लेकिन लॉन्गर टर्म में अब कंपनी क्या करेगी, मैनेजमेंट अभी इन्होंने कॉर्पोरेट ओवरऑल क्या बोलते हैं मेकअप किया है, रीमेक किया है रादर, और आगे चल के बिजनेस में क्या करेंगे ये वेट करके देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 22 से लेके 24 एट द मोस्ट, लेकिन किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हो, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं। तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, जिसके पास है वो होल्ड करे। 22 से 24 का लेवल आप आने वाले वक्त में, लेकिन हालांकि उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ सवालों का सिलसिला रोकेंगे। अब बाजार के लिए ट्रिगर्स क्या हैं ये जान लेते हैं वामाक्षी से। हेलो जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी चाइना से आने वाले पीपीआई और सीपीआई डेटा पर। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन है। यूनिपार्ट्स इंडिया फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी के जो शेयर्स थे 46% शेयर्स थे जो लॉक इन में थे, अब
ये लॉक इन खुलने जा रहा है और उसी के चलते ये सारे शेयर्स आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड पर भी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि कंपनी को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। इसके अलावा HDFC, AMC और इंडियन होटल्स भी आपके रेडार पर होने चाहिए, क्योंकि कल इन स्टॉक्स की एक्स डिविडेंड डेट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी होने जा रहे हैं जो आपको ज़रूर ट्रैक करने चाहिए। तो ग्लोबल सॉवरेन डेट की राउंड टेबल है उनकी 3rd मीटिंग होने वाली है कल, तो इस पर भी हमें ज़रूर फोकस करना होगा। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। जान लेते हैं VIP शेयर के बारे में और सीधा रुक करते हैं राहुल का। राहुल, बताएं आज आपके पिटारे में क्या है? तो पे मैंने 2 ट्रेड्स दिए थे, L&T और सोनाटा सॉफ्टवेयर, तो दोनों टारगेट्स अचीव हो गए थे। आज का दोनों शेयर्स थोड़ा केयरफुली देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है तो थोड़े शेयर्स जिसमें मोमेंटम है उसमें बने रहना चाहिए। और जो 2 शेयर्स मैंने चूज किए हैं वो है कार्बो यूनिफ और दूसरा है अपोलो टायर। कार्बो यूनिफ तो एकदम स्टेडी अप ट्रेंड में रहा है और हाल ही में कंसोलिडेशन भी हुआ है, तो बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। स्टॉप लॉस होगा 1115 और टारगेट होगा 1298 का। दूसरा अपोलो टायर, क्रूड के प्राइस की वजह से ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। दूसरा आप नोटिस करेंगे टायर स्टॉक्स थोड़ा एक कंसोलिडेशन में आया था लास्ट वीक, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अपमूव जो है जारी रहेगा और अपोलो टायर्स इज द बेस्ट बेट अमंग देम। तो अपोलो टायर्स को बाय कर सकते हैं, 392 पे बाय कीजिएगा, थोड़ा एक कंडीशनल है। स्टॉप लॉस होगा 378 और टारगेट होगा 410। ठीक है, तो ये राय जो है वो चॉइस है राहुल की, दोनों ही खास एक्सपर्ट का। राहुल और इसके साथ ही विवेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।